नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ जेनेटल वार्ड्स के बारे में, जिसको आम भाषा में हम लोग अर्श मान सकते हैं, योनि अर्श, गुद अर्श, एवं इसको चर्मकीलक के नाम से भी आचार्य ने बताया है। सो इट इज अ टाइप ऑफ, जैसे कि हमें पता है अर्श में एक प्रकार से मांस की वृद्धि होती है, एक प्रकार सा वो मांसांकुर वहां पर डेवलप हो जाता है गुद एरिया में। इसी प्रकार से जब वजाइनल एरिया में या जेनेटल रीजन में इस प्रकार सा कोई भी मांस की वृद्धि हो जाती है तो इसको हम लोग जेनेटल वार्ड्स के रूप में देख सकते हैं, या इसको योन्याश के रूप में आचार्य ने बताया है। सबसे पहले कि जैसे मैं हमेशा से कुछ जो भी हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस है या रेफरेंसेस है उसी के साथ में आपको बताती हूँ। इसी प्रकार से इसके ऑथेंटिक सोर्सेस जो भी आचार्य ने बताए उसको भी मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने किस प्रकार से इस व्याधि का वर्णन किया है। कुछ पिक्चर्स भी मैं शेयर करूंगी और हम लोग इसकी बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या इसको किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एक केस भी हम लोग लाइव डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर शायद जुड़ते ही होंगे वो भी। महर्षि चरक, सुश्रुत एवं भट्ट ने अर्श व्याधि में सामान्य वर्णन में योनि स्थित अर्श का भी उल्लेख किया है, यानी वहां पर भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। महर्षि चरक ने अद्यापि अर्श की उत्पत्ति के स्थानों का उल्लेख करते हुए अपत्य पद में अर्श की उत्पत्ति मानी है, क्योंकि अर्श व्याधि मांस में अधिष्ठित होता है। जैसे हमें पता है कि यह धातु लेवल पर देखा जाए तो मांस धातु की व्याप्ति इसमें अधिक मात्रा में होती है, रक्त की भी है, बट फिर भी मांसांकुर वहां पर डेवलप होता है। इसीलिए मांस धातु की दृष्टि या मांस तक ये व्याधि बताया, मांसाश्रित इसको माना गया है। परंतु बाद में यह स्पष्ट लिखा गया है कि भूत बस्ती में उत्पन्न अर्श को ही ये अर्श की संज्ञा दी है तथा स्थानोल्लेख के अतिरिक्त कोई वर्णन नहीं दिया। महर्षि सुश्रुत ने प्रारंभ में गुद स्थित अर्श का विस्तृत उल्लेख किया है, क्योंकि सामान्य संप्राप्ति के वर्णन में दोषों को गुद वलियों में ही आश्रित होने का उल्लेख है। बिल्कुल, इस सामान्य अर्श के वर्णन के उपरांत शरीर के अन्य अंगों में स्थित अर्शों का संक्षिप्त निदान एवं उल्लेख आचार्य ने संहिताओं में किया है। महर्षि हरित ने भी अर्श की उत्पत्ति के स्थानों में योनि मध्य का समावेश किया है। अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय में अर्श की उपस्थिति के स्थानों में मेढ्र आदि का उल्लेख तथा मेढ्र आदि की व्याख्या में टीकाकार अरुण दत्त द्वारा अपत्य पद का भी समावेश है। इन दोनों ही संहिताओं में यह स्पष्ट निर्देश है कि इन विभिन्न स्थानों में उत्पन्न होने वाले अर्श का वर्णन स्व स्थानों की व्याधियों के अंतर्गत किया जाएगा, यानी जहां जहां पर उचित है वहां वहां पर इसका वर्णन किया गया है। सो इस प्रकार से आचार्यों ने जो केवल आकृति सदृश के कारण या अपत्यपत आदि में होने वाले अधिमांस, एक प्रकार सा ये अधिमांस है, मांसांकुरों को अर्श की संज्ञा देकर अर्श व्याधि के अध्याय में उल्लेख किया है। इन अर्शों के निदान संप्राप्ति लक्षण उपद्रव चिकित्सा सामान्य अर्श से सर्वथा पृथक है। प्रस्तुत वर्णन में इसके आधार पर केवल अपत्य में होने वाले अर्श से संबंधित विषय का ही उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल जो सामान्य अर्श है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट में भेद तो आएगा, जैसे स्थान भेद की अपेक्षा से स्थान गुद एक मर्म के रूप में भी माना गया है, और जैसे स्त्रियों में अपत्य पद में अगर कुछ इस प्रकार से मांसांकुर की वृद्धि होती है तो बिल्कुल। अभी इसके निदान के बारे में बात करती हूँ कि हेतु का सेवन क्या है। जैसे आमतौर पर दोष प्रकोपित होना, दोष प्रकोप के लिए जो भी दोष प्रकोपक आहार विहार वात पित्त एवं कफ का बताया गया है, इसमें मांस की वृद्धि यानी कहीं ना कहीं जाकर कफ और वात जनित ही व्याधि है। कफ दोष का एवं मांस धातु का आश्रयशी संबंध है, तो कफ प्रकोपक आहार विहार, या मानो कहिए जैसे कि इसमें मानसिक हेतु भी कुछ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आचार्य बताते हैं, अष्टांग संग्रह का ये रेफरेंस है। प्रकोपित हुए दोष योनि में पहुंचकर वहां सुकुमार दुर्गंध युक्त पिच्छिल एवं रक्त का स्त्राव करने वाला छत्राकार करीर अर्थात मांसांकुरों को उत्पन्न कर देता है। छतरी के जैसा इसका आकार भी बताया है, जो मांसांकुर योनि एवं आर्तों का नाश कर देता है। बिल्कुल, जैसे मांसांकुर डेवलप हो जाते तो जो लक्षण हमें मिलेंगे, इसमें आर्तों का नाश ये भी लक्षण मिलता है। दोनों ही वाग्भट ने महर्षि सुश्रुत सदृश ही लिखा है। प्रकुपित हुए दोष गुह्य स्थान यानी प्रजननांग में जाकर वहां पर मांस का आश्रय लेकर पिच्छित एवं रक्त का स्त्राव करने वाला, यहाँ पर छत्र के आकार के मांस कीलक या अर्श को उत्पन्न करा देता है। यदि उनकी उपेक्षा की जाए अर्थात योग्य प्रकार से चिकित्सा ना की जाए तो ये अर्श भग एवं आर्तों का नाश कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर योनि अर्श के बारे में आचार्य बताते हैं। अभी हमने आयुर्वेदीय निदान के बारे में पढ़ा,
अभी चिकित्सा हम लोग पढ़ेंगे इसकी, बट इसके पहले जो जैसे हम लोग इसको वजाइनल वार्ड्स के रूप में बोल रहे हैं ना, तो इट इज अ टाइप ऑफ इंफेक्शियस डिसीजेस। आचार्य ने इसको, इसका जो वायरस है या विषाणु बताया है, एचपीवी करके नाम से इस वायरस को उन्होंने बताया है कि एचपीवी वायरस के कारण ये व्याधि निर्माण होता है। तो बिल्कुल इसका जैसे कि ये वार्ड्स एक्चुअली कई जगह पर आ जाते हैं, अलग अलग उसके स्थान भी बताए, उसके प्रकार भी कुछ आचार्य बताते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ वार्ड्स में उन्होंने लाइक कुछ कॉमन वार्ड्स होते हैं उसका ये बताया है, फिर लाइक प्लेन या फ्लैट सरफेस वाला, यानी जिसका सरफेस फ्लैट है, इस प्रकार का प्लेन या फ्लैट, या फिर फिलीफॉर्म वार्ड्स करके बताया, फिर प्लांटर वार्ड्स करके बताया, जो प्लांटर इस पे आएगा, जेनेटल वार्ड्स करके है जो जेनेटल एरिया को अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल ऐसे अलग अलग प्रकार, जुवेनिल वार्ड्स करके यानी बच्चों में होने वाला है, वेरिकोस वार्ड्स करके भी बताया। सो इस प्रकार से वार्ड्स ये एक प्रकार का वायरस इंफेक्शन ही है, जिसका नाम जैसे अभी मैंने बताया एचपीवी करके जो वायरस है, इसके कारण ही ये वार्ड्स, जेनेटल वार्ड जो होते हैं इंफेक्शियस है। जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट से भी ये हो सकता है, इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। बिल्कुल जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, शेप के आकार से उन्होंने बताया है। सो इट इज अ लाइक वायरल इन्फेक्शन, वन टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, जो जहां पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कर देगा, मतलब रप्चर कर देगा, या इसकी संप्राप्ति में म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इज प्रोबेबली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि मतलब पति पत्नी का, या फिर ऐसे इसमें ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण ही होता है। आयुर्वेद में इसको भले ही हमने कुछ अलग से प्रेजेंट किया हो, बट आधुनिक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझना है तो इसको तो उन्होंने एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन ही माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वायरस इन्फेक्शन के चलते ये जो एक मांसा को डेवलप होता है, जिसमें पेन है, कई बार कुछ सिक्रेशंस भी होते हैं, इसका लक्षण यानी मुख्य रूप से पेन होगा, खुजली आ सकती है, कुछ स्त्राव भी सिक्रेट हो सकते हैं इसके। मैं यहाँ पर आपको पीपीटी शेयर करके भी बता दूंगी कि किस प्रकार से ये दिखते हैं। जस्ट आई एम शेयरिंग द पीपीटी टू get into the details how it looks like. I hope is it visible? Is it visible? Sarita ji, namaskar. Okay, is it visible? Yes ma'am, yes, visible. Yes. See, this is the human papillovirus, papilloma virus। इसके कारण ही ये डिसीज होता है, जिसको हमने एचपीवी के नाम से भी बता दिया है। सो इट इज अ लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कर देगा, इस प्रकार से देखिए। और ये वार्ड्स जो है ना, जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग रीजन पर भी ये डेवलप हो जाते हैं। सो अलग अलग रीजन भी इसका कारण है, इसके चलते भी ये डेवलप होता है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? और एक शेयर करती हूं मैं इस प्रकार से। सी, दिस इज द वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सी, इस प्रकार से स्किन के लेजन्स जो है ना, वार्ड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है जेनेटल और एनल एरिया का, इसमें ये डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इस टाइप का, कभी कभार ये बहुत ही लाइक ऐसे बन जाता है। देखिए ये कहीं पर भी हो सकता है, मेल फीमेल में, वजाइना हो या लाइक वल्वा, सर्विक्स, फीमेल, इसमें मतलब ग्रे कलर से लेकर और लाइक कुछ कॉलीफ्लावर लाइक मासेस, यानी जैसे ये होती ना हमारी कॉलीफ्लावर सब्जी, उसके जैसे ये मतलब उसका शेप बन जाता है। और ये कई बार ना, मतलब इसको हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में, जो एक म्यूकोजल लेयर का कैंसर भी होता है ना, इस मतलब हमें इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा इसका, कि इसको किस प्रकार से डिफरेंस में देखा जाए। कई बारी बिल्कुल लक्षण देखेंगे, इसकी क्रॉनिसिटी देखेंगे, कितना समय हो गया है इसको लेकर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही जाकर हम लोग इसको ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जेनेटल वार्ड्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इमेज शेयर करके, यानी कैसे दिखते हैं वो। अभी हम लोग इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, इसमें
जो संहितोक्त है वो भी मैं बताऊंगी। देखिए इसमें जैसे क्षार की चिकित्सा में कई सारे हैं, लाइक भेषज या फिर क्षार कर्म करना, लेखन करना, छेदन करना। अभी यहाँ पर मांस की दृष्टि हुई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दीपन पाचन मांस का, यानी हम लोग यहाँ पर मांस मज्जा, मांस मेदोपाचक का प्रयोग करेंगे। तो अच्छे से जो मांस की वृद्धि हुई ना उसके ऊपर काम होगा। बिल्कुल, भले ही यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन आधुनिक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बताया होगा, बट अगर हमें आयुर्वेद की इसमें चिकित्सा करनी है तो दीपन पाचन तो हमें करना ही है। बिल्कुल, दोष दुष्ट हुए तो कहीं ना कहीं अग्निमान्य तो होगा ही होगा। तो जैसे कि अर्श में हमने भेषज, क्षार, अग्नि एवं शस्त्र दिया, तो यही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। औषधि चिकित्सा कर सकते हैं, क्षार कर्म भी कर सकते हैं, अग्नि कर्म कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई छोटा सा ऑपरेशन कर कर सर्जिकल इसके साथ हम लोग इसको डील कर सकते हैं, इसके उपाय के द्वारा हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो इनमें से अधिकतर जैसे कि अल्पदोष, अल्पलिंग एवं अल्पद्रव युक्त है, तो यानी लक्षण कम है, ज्यादा सिक्रेशंस नहीं है, ज्यादा इरिटेशन नहीं है, उसकी ग्रोथ भी ज्यादा नहीं हो रही, तो वहां पर हम लोग भेषज यानी औषधि कर्मों से चलेंगे। बाद में अगर लाइक थोड़ा सा वो अवगाढ़ बन गया है, गहराई में है या एकदम से, तो वो क्षार साध्य होगा, डीपली सिचुएटेड होगा तो। और फिर लाइक कर्कश, स्थिर, पृथु एवं कठिन है तो वो अग्नि साध्य भी होगा। तथा एकदम तनुमूल वाले उभरे हुए एवं क्लेद युक्त शस्त्र साध्य होंगे। तो इस प्रकार से आचार्य ने खुद से डिफरेंशिएट करके दिया है। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो लोकल एग्जामिनेशन करना होगा, उसका स्वरूप देखिए, उसकी पेशेंट की आयु देखिएगा, लाइक किस प्रकार की या फर्टिलिटी एज की है, तो हमें मतलब ज्यादा कुछ रुकने में मतलब नहीं होगा, तुरंत करना पड़ेगा, आगे फर्टिलिटी में समस्या हो सकती है ना, इसीलिए हमको वहां पर अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है, गुह्य स्थानों के अर्शों में यथा योग्य, यानी रोगी के बल को देखना, बिल्कुल बलाबल को देखकर एवं दोष प्रकोप की स्थिति के अनुसार शरीर का शोधन करे, बिल्कुल, और शस्त्र, क्षार एवं अग्नि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तत्पश्चात उपदंश की चिकित्सा के लिए वर्णित रसक्रिया तथा तुत्थादि लेप का प्रयोग करें। अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है कि इन अर्शों में सामान्य अर्श के अंतर्गत वर्णित विधि से छेदन अथवा दहन करके उपदंश के समान चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात उपदंश के व्रण के रोपण हेतु वर्णित प्रक्षालम एवं रोपण आदि की चिकित्सा करें। सो बिल्कुल योनि अर्श में हम लोग शस्त्र, अग्नि या क्षार कर्म का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि हमें कैसे करना होगा। अभी देखिए मैं इसके लिए लाइक क्षाराग्नि या शस्त्र कर्म के बाद क्या करना है ये बताया है। जम्बू, आम्र, सुमना, नीम एवं श्वेत कंबोजिका के अंकुर एवं शल्लकी, बद्री यानी बेर, बिल्व, तीनी क्षीरी वृक्षों की त्वचा त्रिफला से निर्मित काढ़े से प्रक्षालन करें। तो त्रिफला काढ़ा या फिर पंचवल्कल का काढ़ा या उदुम्बर का कल्क, ऐसे जो भी काढ़े हमेशा से हम लोग यूज करते हैं ना, इस प्रकार से आप यहाँ पर भी जो कि क्लेद है, स्त्राव सिक्रेशन है, तो इस स्त्राव को कम कर, क्योंकि स्त्राव है तो कंडू होगा, पिच्छिलता होगी, इस पिच्छिलता को कम करने के लिए आपको प्रक्षालन करना पड़ेगा। तो प्रक्षालन बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगी। यहाँ पर कुछ लोकल एप्लीकेशन प्रतिसारण भी बताए, जिसमें तुत्थ, गैरिक, लोध्र एवं आल, रसांजन, हरेनुक, इसका भी सौराष्ट्री है, इसका चूर्ण मधु मिश्रित करके लेप करने से, जैसे उपदंश में भी लेप करना बताया है, तुत्थ का लेप कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि करंज का तेल भी आप पिचो के रूप में, या जैसे छोटा मतलब कॉटन के टुकड़े पर करंज का तेल लेकर भी वहां पे लगा सकती। करंज उष्ण तीक्ष्ण गुणों वाला है तो छेदन भेदन भी करेगा। और कंडू वगैरह जो है, स्त्राव है, स्त्राव का या क्लेद का शोषण करने के लिए करंज तेल का अच्छा उपयोग होगा। इसके साथ साथ लाइक त्रिफला घृत भी आपको उत्तम व्रणारोपण के लिए काम करेगा। अगर देखिए, अगर जैसे कि मानो आपने क्षार या अग्नि कर्म कर लिया, तो बाद में थोड़ा सा जो व्रण बाकी रहता है, इसके लिए ये ज्यादा काम करेगा। जात्यादि घृत है या त्रिफला घृत है जो अच्छे से व्रणरोपण करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो स्थानिक चिकित्सा बताइए उन्होंने, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको दीपन पाचन करना है, तो माउस मेदोपाचक का प्रयोग करिएगा। इंटरनल मेडिसिन के तौर पर हम लोग आरोग्यवर्धिनी, वरुणादि कषाय या जो त्रिफला गुगुड़ है, ये भी हमारे यहाँ अच्छे से काम करेंगे इंटरनल मेडिसिन के रूप में। हरिद्रा खंड दीजिएगा, ये एक प्रकार से इन्फेक्शियस डिसीज है, भले हम लोग दोष प्रकोप माने, बट कहीं ना कहीं तो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का कारण वायरस है, तो इसके लिए हमें त्रिफला गुगुड़ या सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करना है। चंद्रप्रभा वटी भी हम लोग दे सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ रसांजन यानी हरिद्रा खंड का प्रयोग करिएगा। महामंजिष्ठ आदि काढ़े का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसमें, जो हम लोग खासकर स्किन डिसीजेस में उपयोग में लाते हैं। चोप चिन्यादि वटी का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर शीलाजतु वटी का प्रयोग कर सकते हैं। सो जो मतलब एक प्रकार से छेदन भेदन करने वाले हैं,
इस प्रकार की मेडिसिन का हमें यहाँ पर उपयोग करना होगा। इंटरनल मेडिसिन के रूप में आपको लाइक बर्निंग सेंसेशन वगैरह है तो उस प्रकार से मुझे लगता है जैसे तिक्त गुण वाला कोई आप महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकती है या फिर लाइक पंचतिक्त कषाय का प्रयोग कर सकती है। इसमें चंद्र प्रभावती का आरोग्यवर्धिनी भी काम करेगी अच्छे से। और फिर गंधक रसायन दीजिएगा। गंधक रसायन का अच्छा रोल है क्योंकि गंधक बहुत अच्छे से स्किन डिसीजेस में कोई भी इंफेक्शियस हो या लाइक त्वचा विकारों में गंधक का एक अपना महत्व है। गंधक ये बहुत सुंदर तरीके से काम करता है बिल्कुल। तो इसका भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ कांचनार गुग्गुल भी दे सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनल मेडिसिन के रूप में। अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ लाइक अग्निकर्म क्षार कर्म को है। क्षार के लिए आप अपामार्ग क्षार का लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में करना होगा आपको, लाइक 3 ग्राम आपने लिया तो इसको प्रतिसारण मतलब 50 ml पानी के साथ इसको प्रक्षालन भी कर सकती है। आप इसमें डालकर पानी डालकर भी कर सकते हैं। क्षार जब लगाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी की भी जरूरत है। जो आपका मतलब अनुभव होगा अच्छे से तो आप वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ आपको लाइक टंकन भस्म, जो हम लोग शिथिलता में जहां पर भी कुछ धातु की शिथिलता है, अधिक फ्लेज जमा है, तो वहां पर टंकन भस्म, जैसे हम लोग कफ विकारों में भी टंकन भस्म चटाने को देते हैं ना ताकि वो कफ का शोषण करता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी टंकन भस्म एवं थोड़ा सा इसमें नीम का जूस यानी लेमन का जूस डालकर इसका भी आप पेस्ट जो होगा ना, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए जस्ट 3 ग्राम लेना है आपको टंकन भस्म और 1-2 ड्रॉप 3 ड्रॉप आपको 4 ड्रॉप डाल सकते हैं नीम का, क्योंकि नीम से भी थोड़ा कभी कभार इरिटेशन होता है ना स्किन को, तो नीम का रस डालिएगा। इसका लोकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं वॉट रीजन पर जहां पर भी है। तो इस प्रकार से भी इसको दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। बी केयरफुल बट स्टिल, जैसे मतलब कोई भी लोकल एप्लीकेशन हम लोग करेंगे ना तो थोड़ा केयरफुल हमें रहना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर लोद्र है या फिर करंज तेल का मैंने बताया, करंज तेल का भी पीछू लगा सकते हैं। इसमें आप कुछ सहचर तेल का भी पीछू लगा सकते हैं, फलभृत का पीछू लगा सकते हैं। इसमें और एक है चांगेरी का भी, चांगेरी घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांगेरी के पत्तों का भी लाइक आपको इसको कल्क बनाकर कल्क के रूप में भी आप वहां पर उसका लेप लगा सकते हैं। नीम के पन्नों का भी यानी पत्तों का भी मीन्स लीव्स का भी आप पेस्ट के रूप में यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्षार एप्लीकेशन करिएगा। यह क्षार है इसमें या फिर अपमार्ग क्षार तो बेस्ट ही रहता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है क्षार कल्पना का। अगर आप एक्सपर्टाइज हो तो अग्निकर्म या जैसे दहन वगैरह करते हैं ना, कॉटराइजेशन, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये करना होगा लाइक आप मतलब जानते हैं इसके बारे में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और कुछ ये भी बताया है प्रक्षालन, या फिर हम लोग जैसे ये करते हैं ना स्टीम देते हैं या स्टीम बाथ लेते हैं, या लाइक कुछ एक बड़े कटोरे में पानी लेकर उसमें हल्दी डालकर उसमें भी आप पेशेंट को बिठा सकते हैं। तो सिक्रेशंस लोकल जो है वो थोड़े से कम होने में मदद मिल सकती है। आपके खान पान में थोड़े उष्ण, थोड़े क्षार गुणधर्म वाले लाइक लहसुन है, अदरक है, इसका अधिक मात्रा में प्रयोग कीजिएगा, वो भी फायदेमंद होगा छेदन भेदन की संप्राप्ति के लिए, वो भी अच्छे से काम करेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में लाइक प्रक्षालन आचार्य बताते हैं, प्रक्षालन बेस्ट काम करेगा इसमें। इसके बाद आप प्रतिसारण कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं, कोई क्षार का भी एप्लीकेशन करा सकते हैं, क्षार जल का भी करा सकते हैं, चांगेरी के पत्तों का कल्क बनाकर कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं। हाँ, और एक मैं बताऊंगी, जैसे अर्श में हम लोग क्षार सूत्र करते हैं ना, लाइक थ्रेड, क्षार का धागा बांध देते, ऐसे ही यहाँ पर भी आप लाइगेशन कर सकते हैं ताकि जो भी अंकुर उभर कर आया है ना वो मतलब वो निकल जाए। जैसे क्षार क्षार का उपयोग होता है ना, उस क्षार लगाने से उसके उष्ण गुण से उस मांस का छेदन भेदन होकर वो निकल जाता है। अर्श में भी ऐसे ही होता है कि जब हम क्षार सूत्र डालते हैं ना अर्श के इसमें, तो थोड़े दिनों में वो अर्श का जो कोम्ब होता है ना वो निकल जाता है, वो ये गिर जाता है। तो क्षार भी इसी प्रकार से काम करेगा। तो जैसे हम लोग पाइल्स में करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्षार सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा लाइक लेखन करना है तो इसमें कुछ कॉपर सल्फेट का भी पेस्ट लोकल एप्लीकेशन के भी तौर पर आप यूज कर सकते हैं। वार्ड्स के लिए कॉपर सल्फेट अच्छा काम करेगा लोकल, उसको थोड़ा सा लेकर आप लाइक लगा सकते हैं। क्षार जल का मैंने बताया, अल्कली के टाइप में लोकेशन के रूप में हम लोग इसको कर सकते हैं। कई बार थर्मल कॉटराइजेशन या अग्निकर्म, जैसे अभी अग्निकर्म का बहुत
ट्रेड है, हमने कई बार अग्निकर्मों को देखा भी है। तो कुछ लोग जो है ना थोड़ा स्क्रैपिंग कर देते हैं, लाइक क्या बोलेंगे इसको, हम लोग लेखन ही करेंगे, बस स्क्रैपिंग कह सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा पेन होगा लेकिन स्क्रैपिंग करते हैं, तो इस प्रकार से छोटा सा अगर है तो स्क्रैप कर देंगे, और फिर जो थोड़ा सा वरण रहेगा ना उसके लिए हम लोग त्रिफला काढ़ा से धावन करना, त्रिफला का लोकल एप्लीकेशन, या अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर इसको ट्रीट कर रहा है इस प्रकार से स्क्रैपिंग करके, तो वो बेटाडीन से वॉश करना वगैरह भी कर सकता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से। दूसरा एक मैं थोड़ा अनुभूत रूप में बताऊंगी, जो हमारे खाने का पान रहता है ना, बीटल लीफ है ना, बीटल लीफ का भी आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी लेकर थोड़ा सा उसकी पाउडर आप वहां पर लगा सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी। जैसे हमें पता है कि जो बीटल लीफ का पान हम लोग खाते हैं ना, तो अधिक पान खाने से जैसे जीवा पे इरिटेशन होता है, तो ये इरिटेशन यहाँ पर होकर छेदन भेदन की मतलब काम यहाँ पर होता होगा। इस प्रकार से बीटल लीफ का भी आचार्यों ने बताया है। सो आई थिंक एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, इंटरनल मेडिसिन के साथ हम लोग इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो दीपन पाचन दीजिएगा, और बाद में सारे ये जो कफ का अवरोध जैसे करते हैं ना, उस प्रकार से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइक मुझे लगता है कि इसमें अनुलोमन भी करना पड़ेगा, गंधर्व हरितकी या एरंड भ्रष्ट हरितकी या एरंड तेल के साथ हम लोग अनुलोमन भी देंगे, तो जो वातदोष प्रकोपित हुआ है ना वो अनुलोमित हो जाएगा, तो और अच्छे रिजल्ट हमें इसमें मिल सकते हैं। सो आई थिंक अभी हम लोग डिस्कशन के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि योनि अर्श आपको समझ में आया होगा, इसकी संप्राप्ति के ऊपर कैसे काम करना है, कितने प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिसीज ही है, आचार्य ने इसकी गणना एक अर्श के इसमें ही की है। तो जिस प्रकार से हम लोग, हाँ और एक इसमें एडिशन ये भी कि कॉर्न को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं ना, कॉर्न जैसे पैरों पर होते हैं ना, कॉर्न्स होते हैं, कदर बोलते हैं इसको, तो कदर के लिए जिस प्रकार से हम लोग क्षार अग्नि कर्म कराते हैं, लोकल एप्लीकेशंस कराते हैं, नीम तेल लगाना, करंज का तेल लगाना वगैरह, तो ऐसे भी यहाँ पर भी आप वही टाइप में ट्रीटमेंट करिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ लाइक कुछ मस्सा इसके जैसे ये होता है, तिल का माउस अंकुर है ये, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से कुछ काम कर सकते हैं। खान पान में जैसे मैंने बताया थोड़े उष्ण इसका प्रयोग करेंगे। इसमें और एक मुझे लगता है अच्छे काम करेगा, गर्म पानी और हल्दी में पेशेंट को बिठाना भी काम करेगा, और हल्दी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करिएगा। हल्दी इटसेल्फ एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली है, तो हल्दी का प्रयोग ज्यादा बढ़ाएंगे खान पान में, या फिर ओरली भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं गर्म पानी के साथ, या दूध के साथ भी, दूध को उबाल कर अच्छे से अगर हल्दी का सेवन करते तो भी हल्दी के गुण हमें मिल जाएंगे। तो खान पान में थोड़े उष्ण गुणों का उपयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक प्रक्षालन भी करिएगा, पिछिलता है तो प्रक्षालन के बाद पिछिलता कम हो जाएगी, इसके बाद हम लोग क्षार लगाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। पहले दीपन पाचन, फिर इंटरनल मेडिसिन, और साथ में प्रक्षालन, और इसके बाद क्षार कर्म का। और अगर इसके बाद जैसे अभी हमने देखा कि अवस्था छोटे हैं तो भेषज के साथ चल सकते हैं, थोड़े बड़े हैं या डीपली सिचुएटेड है तो क्षार हम लोग वहां पर अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको ऑब्जर्व करके इसका क्राइटेरिया डेवलप करिएगा, किस प्रकार से ये डेवलप हुए हैं या बड़े हैं, और इसके हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। महामंजिष्ठ आदि काढ़ा भी इंटरनली इसमें अच्छा काम करेगा। सो आई थिंक मेरी तरफ से ये मैंने आपको बता दिया है। सो एक ट्रेडिशनल वे के रूप में भी बताया है मैंने आपको, और एलोपैथी के रूप में भी जो इसको माना गया है, वर्ड्स के अलग अलग प्रकार। तो इसको पहले सबसे पहले तो इसको पहचानिए किस टाइप का ये वर्ड से, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिएगा। इसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़े वो कर सकते हैं इसमें आप। यस मैम बताइए। नमस्कार सभी को। यस नमस्कार, कनवल जी, तृप्ति जी, माधुरी जी, अपर्णा जी। यस मैम बताइए, आपके पास कोई आते हैं पेशेंट्स ऐसे कुछ है तो बताइए। हिमांशु सर, आपके बहुत सारे केसेस, जो आपका केस आया था ना उसके बाद हमने बहुत बार उसको याद किया, क्योंकि
सिमिलर हमने बहुत कुछ पढ़ाया, चरना योनिव्यापक पढ़ाया, उस दिन मैंने हिस्टेरिया पढ़ाया, योशा पस्मार। तो आपकी जो केस थी ना वो बिल्कुल जी ऐसी, मैम। कैसे है वो? हाँ मैम, उसकी मैम वो प्रॉब्लम उसकी काफी हद तक ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि उसको जो मतलब वेग आता था वो आता था रात में 10 से 12 के बीच में। तो बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। मैंने एक बार ये सोचा कि हो सकता है कि आगंतुक तो नहीं है, जैसे कोई प्रेत आत्मा इस टाइप से तो हो उसको। अच्छा लेकिन बट उसका आ रहा था पित्तस काल में था। फिर उसकी सारी हिस्ट्री ली तो पित्त की पूरी मतलब मिली सारे हेतु। तो अब उसको रिलीफ है उस चीज में, और थोड़ा मानसिक जो परिवर्तन है मन स्थिति का, तो उसमें भी उसको जाप करने को और मेडिटेशन को बोला था। यस तो यस यस। बेटर है मैम। एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ही है, अतृप्ति जन्य ये लक्षण है ये पूरा। जी मैम। मैम एक पेशेंट और हैं अभी, तो क्या मैं उनको बुला सकता हूँ? अभी वो जुड़ी हुई है हमारे साथ। ठीक है, बुलाइए ना, कोई बात नहीं, बुलाइए। किस मतलब क्या है लक्षण, क्या है पेशेंट्स के? मैम गायने की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा आप लोग केस टेकिंग करेंगे ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। मैं उनको बुलाता हूँ अभी जस्ट। अच्छा ठीक है। कन्वल जी बताइए, आपके पेशेंट्स आने वाले हैं कल, कितने बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, बताइए। मैम मैं 2:30 का टाइम दिया उनको मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कब बताएंगे? सवेरे बताएंगे, ठीक है चलेगा। नहीं, मैंने टाइम दे दिया मैम। 2:30 पे बुलाया मैंने कल उनको ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 2:30 हम सेशन, आप अगर पॉसिबल हो तो हम ले लेंगे सेशन, अगर आप कंफर्टेबल है तो। यस मैम, इसके लिए थोड़ा सा और एक मैं ऐड ऑन करूंगी ना, ये लाइक ना कुछ हाउ टू प्रिवेंट ये स्प्रेड होने से कैसे बच्चे, इसके लिए भी हम लोग ना इम्यूनिटी का लेवल अपना अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको टर्मरिक या कड़ी पत्ता, करी लीव्स, जिंजर, ब्लैक पेपर वगैरह सब कुछ खान पान में रखिएगा, च्यवनप्राश वगैरह। और स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करिएगा। और एक थोड़ा सा लाइक ये भी है, मतलब हाइजीन मेंटेन करिएगा प्रॉपरली। वार्ड्स में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी कई बारी लोग लगा लेते हैं इसमें। हाँ नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, बताइए। मैं अपर्णा हूँ। मैं एक्चुअली, मेरे को थोड़ा सा, मेरी एज है 47 ईयर्स। तो जी पिछले करीब 3-4 साल से मेरे को प्री मेनोपॉज वाला फेज चल रहा था मेरा। अच्छा तो मैंने अपनी गायनी से कंसल्ट किया था। उन्होंने मेरे को पहले कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिए, फिर उसके बाद में फाइनली उन्होंने मुझे वो हार्मोन थेरेपी दी जो 3 मंथ्स के लिए होती है, 21 डेज के लिए जो टैबलेट देती हैं। अच्छा तो उसके बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। अभी बीच बीच में होता है कि कभी पीरियड्स में थोड़ा सा डिले हो रहा है या जल्दी हो रहे हैं, प्लस में बॉडी में सिम्टम्स भी हैं। क्या है मैम सिम्टम्स, बताइए जरा। बेसिकली ना मेरे को बहुत अर्ली एज, मतलब 20s में क्या होता था, पीरियड से पहले पीएमएस में मेरे को ब्रेस्ट में स्टिफनेस और ये सब चीजें होती थी। थोड़ा सा अच्छा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, स्ट्रेस जैसे फील हो रहा है, वो सब चीजें हो रही हैं। अभी फिर से मैं यही सेम चीज को फील कर रही हूँ। और करीब क्या रहता है, जैसे पीरियड्स हो भी जल्दी रहे हैं और उसके बाद में फिर सेम वही 10 डेज 15 डेज के लिए पीएमएस के टाइम पे कुछ थोड़ी सी इरिटेशन और ये चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है। अच्छा अच्छा। अभी जी, मैम बताइए ना, आपको लाइक कुछ हॉट फ्लैशेस या मूड स्विंग्स वगैरह क्या सिम्टम्स लगते हैं आपको, कैसे फील करते हैं? हॉट फ्लैशेस नहीं है। मैं योग और प्राणायाम करती हूँ रेगुलर, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करती हूँ। थोड़ा सा मैम बस वो, देखिए, हाँ, मूड स्विंग्स वाला रहता है। अच्छा जी, जी, और कुछ और? प्लस में जैसे मेरे को पहले बीच में कुछ टाइम के लिए नी में पेन था। वैसे मैं लेफ्टी हूँ लेकिन मेरे को राइट नी में पेन था। और हिमांशु जी ने मेरे को कुछ ऑयल वगैरह, कुछ मसाज सजेस्ट की थी, उससे मेरे को हेल्प मिली। अभी ओके करंटली जो हो रहा है कि लोअर बैक में कई बार पेन होता है, और स्पेशली कोविड के टाइम से जब लंबे और ज्यादा समय तक के लिए खड़ा रहना पड़ता है घर का रूटीन का काम करने के लिए, चीजों के लिए, तो मेरे को फिर ना बैक पेन होना शुरू होता है, एक शूटिंग पेन होना शुरू होता है पीछे की तरफ। थोड़ा सा, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ हाँ ठीक है, अपर बैक में कह सकती हूँ। हाँ ओके और कुछ टाइम के लिए मेरे को भी थोड़ा सा सर्वाइकल का पेन था, तो जो नेक और गर्दन, सिर और शोल्डर के बीच में जो नेक है, यहाँ पर एक स्ट्रेच भी फील होता है। अच्छा ये है। अच्छा जी, ओके।
ओके मैम, तो बाकी तो मुझे तो आप मतलब इतना ज्यादा तो कुछ आप में लगता नहीं है, यू आर लुकिंग फ्रेश वेरी मच, इट्स नॉट लाइक दैट कि अब पेशेंट हो आपको तो डॉक्टर हो, तो बिल्कुल और आपका एज 47 है, ओके। सो जी। आप तो सभी समझते हो कि 47 एज है, तो आई थिंक इरेगुलर मेंसेस तो कॉमन है। तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि हम लोग अभी लाइक मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है तो वो रहेगा ही। क्योंकि देखिए ओके। ये साइकिल जैसे कि पेरीमेनोपॉजल एज से भी आप आगे गई है, आप मिडिल मेनोपॉजल एज में है, लाइक या अराउंड 52 यू हैव टू, लाइक जैसे अभी आपके मदर का पैटर्न होगा ना, इसके हिसाब से आपका भी अराउंड उसी के समय हाँ में आएगा। हाँ तो करेक्ट, मुझे ये इसमें मैंने उनसे बेसिकली पूछा था। कि उनका अपना right, एक पर्सनल सजेशन ये था कि वो कैल्शियम लेती थी, अच्छा तो कहती थी कि कैल्शियम टैबलेट्स लेने से मेरे को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, मेरा मेनोपॉज बहुत इजीली हो गया, ये उनका अपना एक बिलीफ है। यस, मैं वही बताऊंगी आपको पूरा, लाइक ना देखिए, तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है पर्सनली कि हम लोग वात कैसे, जैसे अभी वात एज में आप एंटर हो चुकी है, तो हम लोग वात शमन करेंगे, जो स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, शोधन, और जैसे हम्म। अभी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये तो हम्म। होने ही वाला है मैम। हम लोग बस इसको ना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, या Yes, इसका जो पीरियड है ना उसको हम लोग ये करेंगे, मतलब जी जितना लंबा खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, यही जी हमारे हाथ में है। तो जी यहाँ पे रेगुलराइज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यू हैव लाइक आपके बच्चे बड़े होंगे तो नो टाइप सच टाइप ऑफ इशू, फर्टिलिटी का भी इशू नहीं है, तो इसीलिए वो तो मतलब इरेगुलर होना ही है। बस हम्म। इसमें अगर आपको लाइक हेवी मेंसेस हो रहे हैं या कुछ वाइट डिस्चार्ज है, तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो वाइट राइट नाउ डिस्चार्ज आई थिंक देयर ज्यादा आर नो नहीं। एज सच सिम्टम्स, यू आर जस्ट फीलिंग पेन, लाइक नेक पेन आपको है, और कुछ मूड स्विंग्स वो तो होने ही है। तो हम, मुझे लगता है हम लोग इसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, सात्विक आहार को लेना, आप अपनी एक दिनचर्या बनाइएगा। आज जी मुझे लगता है आप सभी, तृप्ति जी आप सभी इनकी प्रकृति बताइएगा, कन्वल जी आपने भी प्रकृति पढ़ी है, तो आई थिंक प्रकृति के हिसाब से मैं आपको कुछ बताऊंगी, लाइक कुछ क्या करना है। वैसे तो आपकी मुझे कफ पित्तज प्रकृति लग रही है चेहरे से, तो लाइक जी। आप ही बताइए। सो आई होप कि जैसे हिमांशु सर ने आपको बताया स्नेहन वगैरह, वो भी हम लोग कराएंगे। तो मलेशिया के लिए या इसके लिए हम थोड़ा सा लाइक कुकुटांड त्वक भस्म शहद के साथ अगर देते हैं, जी तो जी इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं जी आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ आपके मूड स्विंग्स या जो भी मेंटल इश्यूज है, इसके लिए सारस्वतारिष्ट या ब्राह्मी बट्टी आप ले सकते हैं। आप सबसे पहले मैम था थोड़ा सा लाइक स्नेहन अगर करना चाहती हो तो स्नेहन भी करिएगा, कुछ घृतपान जैसे तिक्त घृत, महातिक्त घृत के हिसाब से एक बार हम्म। विरेचन करा लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा शिरोधारा भी करेंगे तो भी आपको अच्छा फील होगा। और मीनवाइल आपकी जो ऑस्टियोमलेशिया वगैरह की जैसी शिकायत है, इसमें हम लोग अस्थि धातु का पोषण करेंगे। अस्थि धातु का पोषण करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो दीपन पाचन, कुकुटांड त्वक भस्म, सारस्वतारिष्ट, ये शुरू करिएगा फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है। एज पर ओके माई सजेशन, डोंट गो विद दैट एंड ओके जस्ट निग्लेक्ट विद दैट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पेन। अगर उसमें इरेगुलर आता है तो आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना, अभी तो इरेगुलर होने वाला है, तो जस्ट डील इट विद, उसके साथ डील करिएगा। अगर हेवी मेंसेस हो रहे हैं तो हम लोग जी ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। इरेगुलर के लिए अभी इस एज में मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है। आप बस, ठीक है। आपको अभी एस्ट्रोजन मतलब डिप्लीशन अवस्था में ना, तो शतावरी भी ले सकते हैं आप दूध में, शतावरी स्टार्ट करिएगा, शतावरी अश्वगंधा का पाउडर स्टार्ट करें दूध के साथ। दूध ये भरपूर रूप से, घृत खाइए भरपूर रूप से, दूध घृत का सेवन, बस बाकी कुछ मत करिएगा। एक रूटीन में मेडिटेशन प्राणायाम करिएगा, ज्यादा मेडिसिन से बचे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसे लग रहा है मुझे आपको देखकर। यू आर कुछ क्वाइट, स्पेसिफिक आप डाइट में भी सजेस्ट करेंगे मेरे को कि क्या यस, मुझे खाना चाहिए या क्या नहीं? दूध आपने जैसे बताया, इसके अलावा इसके अलावा मतलब वात शमन करने वाला डाइट लीजिए मैम, ज्यादा से ज्यादा सिंपल, हल्का फुल्का। आप हाँ आपके डाइट में ना थोड़े से बादाम, भिगोए हुए बादाम, 10 बादाम रोज खाते हैं तो वो बेस्ट रहेंगे आपके लिए, डेली 10 बादाम, और थोड़े से 10 रेजिन्स भिगो कर खाइएगा। बीच बीच में आपके घर में च्यवनप्राश, गुलकंद ऐसे कुछ रखिएगा, आंवला कैंडी या आंवला का मुरब्बा, ये 3 ठीक है रसायन आप खाएंगे ना, देखिए च्यवनप्राश तीनों दोषों के लिए काम करेगा। ठीक है आंवला आपके सभी प्रकार की विटामिन सी डिफिशियंसी, आपकी त्वचा, केश, पित्त का, इसके लिए काम जी करेगा। एंड जी गुलकंद, गुलकंद ओके आपके हॉट फ्लैशेस या
लाइक घबराहट हो रही है आपको, कुछ भी है तो, या फिर कुछ आपको बीपी वगैरह की समस्या नहीं है ना, लाइक कुछ रूल आउट तो नहीं हुआ, नहीं तो नहीं, इसके लिए बीपी भी वगैरह काम की करेगा। तो और सारस्वतारिष्ट मैंने एडवाइस किया है, इस एज में सारस्वतारिष्ट का रोल अच्छा रहता है, इसमें भी आप सुवर्ण सारस्वतारिष्ट लीजिएगा, जिससे हमारी थोड़ी सी लाइक अस्थिरता होती है ना, थोड़ा सा लाइक घर के काम काज या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक खालीपन होता है, अपने हॉबीज को डेवलप करिएगा, जैसे जी कि मतलब समय बिताने के लिए थोड़ा सा हमारा मतलब ध्यान कहीं ऐसी बातों में चला जाए ना, ताकि हम जी लोग अपनी जी। निजी जिंदगी के जो भी समस्याएं उससे जितना दूर होंगे उतना ये हमारा मेनोपॉज अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाते हैं। एक्चुअली मेनोपॉज मैं बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड भी रहती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा तो समटाइम्स आई फील कि मेरे को इस रूटीन से भी ब्रेक चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक बात और मेरे को आपको बतानी थी कि करीब 2 साल पहले मेरे को थायराइड का आया था, 6.2 था। तो मेरी अच्छा गायनी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम योग अभ्यास वगैरह करती हो तो पर्टिकुलर वो योग अभ्यास, आसन और प्राणायाम करो। मेडिसिन उन्होंने कोई नहीं दी थी और मेडिसिन मैं ले भी नहीं रही हूँ कोई। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, तो ये अभी एक क्या हाल है, अभी क्या हाल है उसके बारे में, थायराइड के बारे में मुझे बताइए। फिजिकली कोई सिम्टम्स नहीं है, मैंने अभी टेस्ट भी नहीं कराया, लेकिन मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है थायराइड के, जैसे मैम इनका नहीं है सिर्फ एक। जी हाँ हिमांशु जी। मैम थायराइड का रिपोर्ट था उस समय का, तो उसमें टीएसएच लेवल ही ऊपर नीचे हो रहा था, बाकी T3 T4 नॉर्मल था। तो वो कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल थायराइड का सिम्टम था। कई बार ऐसे होता है अच्छा फिर नॉर्मल हो जाता है थायराइड। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं, हाँ, टीएसएच का तो और दूसरा मेनोपॉज में मैम थोड़ा सा इनकी जो, चेंजेस होने हाँ ही है, बिल्कुल होने ही है, बिकॉज इट्स हाँ हाँ नॉर्मल इसीलिए। प्रोसीजर्स, एस्ट्रोजन के अमाउंट के हम्म कारण ये होता है ना, लेवल ओके थायराइड की भी कम ज्यादा होती है, तो ये हम्म नॉर्मल हम्म, है हम्म। मैम, इसको ज्यादा और आप मैम ओवर इनकी थिंकिंग मत इनकी जो, करिएगा। यस यस हाँ, यस कंटिन्यू। और इनकी जो मैम प्रकृति है, इनकी प्रकृति है वात प्रकृति। मतलब अच्छा जो प्रकृति है वात डोमिनेंट है, क्योंकि हाथ पैरों में क्रेपिटस चटपट की आवाज आना, और जैसे नॉर्मली क्या है कि लोग थोड़ा मतलब लर्नेड नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो वात प्रकृति के लोग तो वो थोड़ा स्लो बोलते हैं वैसे, लेकिन जनरली लोग वात वाले लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम वर्ड पर मिनट उनका रहता है। तो इनकी जो प्रकृति है बात है, और इनको डीजनरेटिव चेंजेस भी हैं, नी में हैं और जॉइंट्स में सारे। तो उसके लिए मैंने उनको कुछ ऑयल सजेस्ट किए थे रेगुलर मसाज के लिए, और शीर वाला ऑयल की मात्रा बस की यस सजेस्ट यस की थी। यस बीच यस, मात्रा बस्ती बीच दे में सकते हाँ इनको ना, देखिए हाँ हिमांशु जी, इनको सब कुछ करना है, बट नॉट एज अ मेडिसिन, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ मेंटेनेंस के हिसाब से हम लोग इसको करेंगे, नॉट एज अ पेशेंट, हाँ। बट फॉर हेल्दी मेनोपॉज, ये कंसेप्ट के तो साथ हम लोग इसको काम करेंगे। मैम ओके। बीच में क्या हुआ था, पिछले मतलब 6-7 महीने पहले की बात है कि मतलब मेंसेस जो थे वो इनके 5-6 डेज 7 डेज तक मतलब स्पॉटिंग हो रही थी और हम्म ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसमें मैंने पुष्यानु चूर्ण ही अवेलेबल था, तो फिर हमने बोला था टंडलोदक के साथ आप ले लीजिएगा। तो सिंगल डोज से मतलब ली थी इन्होंने, तो उससे रिलीफ आ गया था, रुक गए थे मेंसेस। फिर दोबारा एक आध बार और ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो भी ऐसे ही इन्होंने किया है। बाकी इनको बोन्स के लिए हमने जो मेडिसिन सजेस्ट की थी वो प्रवाल पंचामृत इनको सजेस्ट किया था, और उसके चलेगा ना, साथ में वो भी चलेगा। लाक्षाद, हाँ हाँ, और हम्म उसके साथ में लाक्षादि गुग्गुल सजेस्ट किया था, क्योंकि अस्थि धातुवाग्नि पे अच्छा काम होता है लाक्षादि गुग्गुल का। और प्रवाल यस पंचामृत सुधा कल्प है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाएगा। और ये लाक्षाद गुग्गुल विटामिन D3 और अस्थि धातुवाग्नि पे काम करेगा। और उसके साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस में त्रयोदशांग गुग्गुल का रोल अच्छा रहता है, तो मैंने त्रयोदशांग गुग्गुल और एड ऑन किया था। कभी कभी इनको ठीक है। ओवर एक्सर्शन की वजह से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो उसमें मैंने इनको जो धन्वंतरम कषायम आता है, धन्वंतरम कषायम के साथ में क्षीर वाला 101 भी दिया था प्रेस्क्रिप्शन में। अच्छा तो कभी कभी इनको पेन हुआ है तो वो धन्वंतरम कषायम रात में लेके सोने के बाद सुबह मॉर्निंग में पेन रिलीव हो गया है। और बाकी आशा वरिष्ठ इनको पहले किसी वैद्य ने सजेस्ट किए होंगे, अश्वगंधा रिष्ट और ये बलारिष्ट और अशोकारिष्ट। को आशा वरिष्ठ जो है मना की कि थोड़ा पित्त की वजह से, पित्त की संप्राप्ति मुझे लगी थी, जो इनको मेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। गायनिक का मुझे इतना तो आता नहीं है, बट जो बॉडी का जो त्रिदोष का स्टेटस है उससे मैंने अनुमान लगाया, तो पित्त के कारण इनको मेंसेस आ रहे थे। क्योंकि एक बार इनको खांसी हो रही थी तो मैंने बोला था गुड़ ले लो आप भीगा हुआ, गुनगुने पानी के साथ ले लो, ऐसे चाशनी टाइप का ले लो।
तो ज्यादा ले लिया था, तो उस वजह से इनको नेक्स्ट डे मेंसेस स्टार्ट हो गए थे। तो ये तो क्लियर था कि पित्त के ही कारण आ रहा है, तो मैंने इनको उसमें शीरबाला की मात्रा बस्ती सजेस्ट की थी, और इस टाइप के कल्प सजेस्ट किए थे, प्रवाल पंचामृत भी, क्योंकि वो जो रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। और शतावर का भी आपने बताया, तो मैंने इनको शतावरी घृत बोला था स्नेहपान के तौर पे, सुबह शमन काल में 8 बजे और शाम को 5 बजे, क्योंकि मात्रा बस्ती लेना पॉसिबल नहीं था उस समय। तो शतावर घृत से ही मैंने स्नेहन बोला था कि वो शमन भी और स्नेहन भी। सर आपका तो सब कुछ सही है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता इसीलिए। बट उनको देखकर भी मुझे लग रहा है ना वही कि ज्यादा मत करिएगा, बस उनको ना लाइक 3 महीने में एक कोई, 3 महीने में एक कोई, ऐसे कुछ करते जाएंगे तो भी चलेगा। कभी शिरोधारा करिएगा, फिर कभी बस्तिका ये करिएगा, कभी नस्य। और मैम आप डेली ना दो ड्रॉप कोई भी घर में जो भी नारियल तेल है ना, बस आप नासा में डालकर लाइक थोड़ा सा ऑयलिंग करिएगा और नाभि पूरन भी करिएगा। तो बस मैं सरसों के तेल से तो नस्यम करती हूँ रेगुलर, और बहुत सालों से कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ फिंगर से अप्लाई करती थी नोज में, लेकिन जब मेरे को हिमांशु जी ने बताया तो वो मैं ड्रॉप से ही डालती हूँ, स्पेशली रात को सोते हुए। एक्चुअली में सरसों के तेल से आपको मैम, वैसे सरसों के तेल से अगर पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ज्यादा देर तक, हाँ, तो सरसों का तेल कटु रसात्मक, कटु विपाकी, वहाँ पे मधुर रसात्मक, शीत वीर्यात्मक, मधुर विपाकी ऑयल ही यूज होना चाहिए। तो उसको सरसों के तेल का नहीं लेना है। जब कभी जुकाम मैम मैं सिंपल में हम लोग ज्यादा महाराष्ट्र में अनुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल यूज करते हैं। हाँ, ओके, ठीक है, वो बेस्ट है मैम, पंचेंद्रिय वर्धन लीजिएगा। ये कैसे अभी एज के हिसाब से इंद्रियों की क्षमता के लिए अच्छा काम करेगा पंचेंद्रिय वर्धन। ओके। तो और ज्यादा मेडिकेशन से बचिएगा, बस कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं आपको अभी। जो फिलहाल कुछ अस्थि पोषण के लिए करिएगा, और ये 3 आप घर में रखिएगा, बीच बीच में खाइएगा इसको। और अभी तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कुछ ज्यादा ये करने की जरूरत है। हाँ हाँ मैम फ्लैश को मैं गर्मियों में भी ले सकती हूँ? ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मतलब आपकी अग्नि अच्छी है ना, आप उसको बचा सकती है ना, तो लीजिएगा। ठीक, मात्रा कम करिएगा, प्रमाण कम करिएगा, 1 चम्मच लीजिएगा। मेरे पास है एक च्यवनप्राश जो गर्मियों में भी लिया जा सकता है। तो मैम एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम मेन ये जो थी, मतलब मेनोपॉज वाली, तो उसको आप थोड़ा, और जो कोई अगर टेस्ट आप समझे कराना चाहिए इनको, तो वो ये करा ले। ये बताइए मुझे, बाकी आपने पैप स्मीयर और लाइक मैमोग्राफी वगैरह कुछ की है? पैप स्मीयर मेरा ठीक था, रिपोर्ट्स ठीक थी, कुछ सिस्ट थी, तो गायनी ने उसके बाद में पेप स्मीयर कराया और बोला कि अगर ये ठीक आता है तो फिर हम फर्दर इन सिस्ट पे कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप बनती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, फाइब्रॉइड होगा कुछ? ओके। तो हाँ, वो ठीक था। तो फिर उन्होंने फिर फर्दर मेरे को कोई मेडिकेशन नहीं दिया, बस उन्होंने कोई कैल्शियम और अपनी मल्टीविटामिन वगैरह दी थी। फिर एक बार उनको लगा, जब 3-4 साल पहले की पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब 15 डेज में पीरियड्स हो रहे थे स्टार्ट, तब फिर मेरे को उन्होंने फाइनली हार्मोनल थेरेपी दी थी। तो अभी तो बस मेरा योग और ये चल रहा है। ठीक है मैम, कुछ मत करिएगा, मुझे जो भी चल रहा है ना वो चलने दीजिएगा। मैं उतना जैसे मैंने बताया आपको लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिएगा। और अभी नशे तो आप कर रहे हैं तो बेस्ट है, आप तो खुद ये है। एक बार बीच में ना तक्रधारा कर लीजिएगा, आपका जो भी थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह है ना वो बिल्कुल सारा निकल जाएगा। और आपको लगता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है तो वो भी हार्मोनल स्टिमुलेशन मिलेगा तक्रधारा से। आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी काम होगा तक्रधारा से, शिरोधारा से। और अगर हिमांशु सर बस्ती देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बस्ती तो बेस्ट ही है, मात्रा बस्ती, क्योंकि उससे तो सारे बातों के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। हाँ हिमांशु सर, इसमें ना तिक्तक क्षीर बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं अस्थि धातु के ऊपर काम करने। हाँ, मैं इनको अभी कुछ दिन पहले ही सजेस्ट किया था कि आप एक दिन क्षीर वाला लो और एक दिन तिक क्षीर लो, तो उससे जो मतलब की भी प्रॉब्लम है, डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो दोनों बहुत अच्छे से काउंटर कर देंगे। और बॉडी में जो मतलब मेंसेस एक्सटेंड हो रहे हैं ना, तो उसमें भी आराम, रिलीफ मिलेगा इससे। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसके साथ ना मेरे को बस एक और प्रॉब्लम बताइए। मेरी दो डॉटर्स हैं, एक 10th में है और एक 12th क्लास में है, 17 या 15 ईयर्स की है। उनको पीरियड्स में पेन होता है काफी। अच्छा, इसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मैम दोनों बच्चियों को हमने वो महाशंखवटी आती है, वो दी थी हमने घर पे। संजीवनी वटी टाइप का, वही शंखवटी दी थी, शंखवटी। तो मैम शंखवटी से उसको कोई रिलीफ मिला नहीं, मतलब दोनों ही बच्चों को कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा मैम, पेन बियरेबल होता है या कैसे? फर्स्ट डे होता है या 2-3 दिन चलता है, कैसे?
वो हाँ, बताइए। जनरली फर्स्ट डे होता है या सेकेंड डे तक एक्सटेंड करता है। वैसे जनरली फर्स्ट डे होता है, और कभी कभी होता है कि जब अनबेरेबल पेन होता है, जब मतलब बिल्कुल होता है कि अब नहीं सहा जा रहा। अच्छा, बाकी पीरियड कैसा है उनका, लाइक बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है या कैसा है? रेगुलर है। जो 15 इयर्स की डॉटर है उसका करीब 6-7 डेज चलता है। इनिशियली जब उसके स्टार्ट हुए थे पीरियड्स तो थोड़ा हेवी पीरियड्स थे, लेकिन अभी ठीक है, और उसका 6-7 डेज तक का ड्यूरेशन रहता है। अदरवाइज पीरियड्स दोनों के रेगुलर है। अच्छा, ठीक है मैम। तो इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी संजीवनी वटी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्त्री व्याधि है ब्रश करके आता है। अच्छा हाँ, यस बताइए हिमांशु सर, बताइए। मैम, उनको केवल शंखवटी ही दी है। एक बार वही डिस्कस हुआ था जब सभी लोग थे हम लोग गायनिक के सेशन में, तो शंखवटी वहाँ पे बताया गया था कॉमन, तो वो मैंने तो दिया था। और हम्म। उसके अलावा और कोई ड्रग नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। एक मतलब मैं सिंपल सिंपल ही बताऊंगी आपको। लाइक आप मतलब एज फैक्टर को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट जी। स्टिल अगर आपको लगता है तो इसको कंटिन्यू 3 महीने के लिए स्त्री व्याधिहरी रस करके दीजिए, खासकर, या फिर सुंदरी कल्प करके आता है। तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, मेंस्ट्रुएशन के खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। मैम ये अ, जो सुंदरी सुंदरी कल्प है या स्त्री व्याधि हर रस जो आता है दूध पापेश्वर का, तो हाँ, मेंसेस को कुछ टाइम पहले इसको देना बंद करना होगा कि कंटिन्यू रखें? कंटिन्यू रखे, इसका कुछ ये नहीं है, कंटिन्यू रखना है इसको, 3 महीने कंटिन्यू लेना है। हाँ। और मैम बच्चों में एक हेतु और है, तो वो हम्म। मैं बता दूं। तो मैम बच्चे फास्ट फूड जंक फूड बहुत खाते ये हैं। मैं वही बताने वाली थी कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल करेक्शन है लड़कियों के लिए। और मैं कुछ आपको लाइक आप मैम उसमें ना ये भी करिएगा, तेल लगाना, नाभि पूरन, हाँ और हिंग। पादाभ्यंग कर सकते हैं, कटी ये करेंगे हम लोग, कटी स्नान टाइप में जो है ना, वो भी अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ सिंपल वाला बताऊंगी तो ये करना, अजवाइन, हींगू गरम करके सेकना। मैं मतलब अभी तो मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको, ज्यादा मुझे नहीं लगता मेडिसिन की जरूरत है। इसका आप ना पानी के साथ भी प्रयोग कर सकती है, हाँ, अजवाइन। ये मैं विंटर्स में तो उनको देती हूँ, इसको पानी में बॉईल करके ना, तो विंटर्स में देती हूँ। लेकिन मैं समर्स में इसलिए नहीं देती क्योंकि अजवाइन अपने आप में काफी गर्म होती है। तो हम्म। 1-2 बारी ना अजवाइन मैंने इनको दूध में हल्दी और 1 चम्मच 2 चम्मच के फिर करीब मेथी दे दाना दी। दीजिएगा, मेथी दाना का पानी दीजिएगा। अच्छा। मेथी मैम दाने का बच्चे चलेगा ना अभी? मेथी दाने का चल बच्चे सकता पित्त है। प्रकृति के हैं, बच्चे पित्त प्रकृति के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। मेथी दाने के पानी का तो मैम एक बार ही मेरे साथ में भी हुआ था। रात को मैंने भिगो के रखी थी अंकुरित करने के लिए, और सुबह मैंने वो पानी पिया तो मेरे हाथों में ना पूरे दाने दाने हो गए थे। अच्छा, उससे हुई या कुछ ऐसा आपको लगता है क्या बस दूसरा सिर्फ कुछ? मैंने और कुछ चेंज नहीं किया था, वही लिया था ये। पर क्या मैं ये बच्चों के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हिमांशु जी की कम मैम, प्रमाण कम लीजिएगा, आधा चम्मच लीजिएगा 2 ग्लास पानी के लिए। अच्छा ठीक है। हम्म। हाँ, और फिर मसाज, तिल तेल का मसाज कर सकते हैं आप, कटी और थाइस रीजन पे मसाज करिएगा। अगर आपको पित्त प्रकृति की है तो क्यूमीन का कर सकते हैं आप, जीरा का पानी दीजिएगा, या जीरा का अध्यारिष्ट भी दे सकते हैं। गुड़ चीरक करके आता है टैबलेट, गुड़ जीरक आदि टैबलेट आता है, वो भी हम्म। दे सकते हैं आप इसको। ओके। ठीक है। मेडिसिन, एज अ मेडिसिन बच्चों को चाहिए तो आप गुड़ जीरक आदि दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। मतलब लाइक उनको ऐसे थोड़ा ये। और लाइफस्टाइल करेक्शन करिए मैम, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता हम्म। है। वो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज रहता है। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। हम्म। खान पान में भी लाइक छाछ का प्रयोग करिएगा। छाछ जी। भी छाछ में अगर हींगू डालकर दिया जाता है तो वो भी पेन रिलीफ करेगा। लाइक वात हम्म। का अनुलोमन हो जाता है छाछ से, तो हम्म। बेहतर तरीके से काम करता है। हम्म। शंखवटी ठीक है, बट संजीवनी वटी भी चल सकती है इसमें कुछ। गरम ठीक है। उष्णोदक से थोड़ा सा लाइक सेकना टाइप का करिएगा। मैं तो हिंगू का सेक भी बता देती हूँ, वो भी काफी हम्म। अच्छे से काम करता है। लाइक हिंगू को थोड़ा सा तवे पर गरम करके कपड़े में लपेट कर उससे हम्म। पेट पर सेकेंगे ना, तो वो भी मतलब काम करेगा रिलीफ से। डिस्मेनोरिया के लिए। ठीक ठीक। ठीक है। और थैंक यू। बाकी कल्प कल्प बहुत है मैम, अशोकारिष्ट भी काम करता है, बहुत सारे कल्प तो होते ही है वैसे तो। हम्म। बट हम्म। स्त्री व्याधि रस या सुंदरी कल्प 3 महीने कंटिन्यू दीजिएगा। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच।
और किसी आप को कुछ ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज, कन्वल जी, आप सभी लोग करिए, माधुरी जी, इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज। मैम कुछ साइन ऐड कर सकते हैं ना, क्या? कुछ साइन जब जैसे द्राक्षास टाइप ऐड कर सकते हैं बच्चे थोड़े हो सकता है एपेटाइट वगैरह अगर कुछ अच्छा अच्छा, पुष्पानु बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा ठीक है, पुष्पानु, चलो ओके। और कुछ? मैम शतावरी कल्प ऐड कर सकते हैं। शतावरी कल्प भी ऐड कर सकते हैं, यस मैडम के लिए तो शतावरी कल्प बहुत अच्छा रहेगा, लड़कियों के लिए भी दे सकते हैं। मैम मेरा यस। क्वेश्चन है यहाँ पे कि शतावरी कल्प यहाँ पे एज ए रसायन देना है मेनोपॉजल सिम्टम्स में, क्योंकि हाँ। यष्टि मधु और जो शतावरी है जनरली लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। ये जो मैम शतावरी घृत आता है, क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम करता है? यस 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 सर, करेगा, क्योंकि देखिए शतावरी इज एस्ट्रोजेनिक, तो जैसे मेनोपॉज में ना एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है ना, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस होती है। बिकॉज लाइक बोन मैरो, जो मतलब महिलाओं का जो बोन मैरो होता है ना, उसको मतलब डिप्रेशन एस्ट्रोजन करने का काम करता है। तो इसीलिए एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाने से ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, ये फिजियोलॉजिकली सब मतलब ये बातें हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस एज में शतावरी बेस्ट है। हमें लगता है कि शतावरी अश्वगंधा, बट इसके सिवा दूसरा कोई अच्छा काम करता ही नहीं है, इसीलिए इट्स बेस्ट, एस्ट्रोजेनिक के स्थिति लिए बहुत अच्छा है। गुरुची का भी प्रयोग करिए मैम, गुरुची भी रसायन है एक्चुअली। और गुरुची आपको पता है पित्त, दीपन, पाचन, गुरुची ये अस्थि का पोषण भी करती है। तो गुरुची का भी बीच बीच में आप काढ़े के रूप में सेवन कर सकते हैं, मतलब सब कुछ होगा, आम पाचन होगा, और लाइक अस्थि धातु का पोषण भी अच्छे से होता है गुरुची से। ठीक है। हाँ थैंक यू। मैम, इनको फिर मैं रसायन चूर्ण के फॉर्म में दे दूंगा। अश्वगंधा है, गुड़ची है, शतावर है, यस और यस, हाँ चूर्ण के चोखी। कॉम्बिनेशन में दीजिएगा उनको, बस अच्छा काम करेगा। हाँ, और यस। उसी के साथ में सुधा कल थोड़े कंबाइन करके प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित दे देंगे, क्योंकि दूध पापेश्वर का तो अर्घ भावित आ रहा है, गोदुग्ध भावित मंगा के कहीं जो वो कंपनी। लाइक ना हिमांशु सर, वो मतलब मैडम का शेड्यूल अगर बिजी भी रहता है, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह भी होगा काम का, तो सारस्वतारिष्ट या ब्राह्मी वटी ऐड करिएगा। सुवर्ण सारस्वतारिष्ट दीजिएगा, सुवर्ण सारस्वतारिष्ट से उनके अस्थि धातु का भी पोषण रहेगा ना, तो वो भी काम करता है। अच्छा, मैंने पहले ही और बताया था बाकी सुवर्ण मैं इनको सारस्वतारिष्ट। तक निर्धारित दे दूंगा, एक दो सेटिंग। ओके। थैंक यू मैम। यस। और थैंक यू सो मच। किसी को? नमस्कार। नमस्कार, ओके, थैंक यू मैम। आप प्रैक्टिस करती थैंक यू है? सो मच। हाँ जी। आप प्रैक्टिस करती है, खुद प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं योग प्रैक्टिस ही करती हूँ, कुछ क्लासेस भी लेती हूँ अच्छा अच्छा, ठीक है। योग की। जी। बट आप शाम वाले सेशन में आया करिए, यहाँ पे पूरा स्त्री रोग का ही सेशन होता है और बच्चों पे होता है, पीडियाट्रिक्स पे, तो काफी कुछ इंफॉर्मेटिव सेशन है ये हम लोगों का, तो आप ठीक है, इसमें शाम को आया करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। यस यस मैम, थैंक यू नमस्कार। मैम। यस यस मैम, और कोई किसी को कुछ बोलना है तो बताइए प्लीज। नरेश कुमार जी, माधुरी जी, तृप्ति। यस। मैम ठीक है, सोल्यूशन अच्छा दिया सर। मरम ऐड कर सकते हैं, जैसे मरम का ज्ञान है ना, हाँ, मुझे मैं थायराइड एक्चुअली बताने वाली थी मन का। यस यस, बताइए। मैम मर्म उसमें ये दो। जानता हूँ है, तो मतलब मर्म की क्लासेस इन्होंने की हैं, मर्म जानती हैं ये, तो इनको अच्छा मैं बोल दूंगा एक बार। उसमें दो तीन मरम बड़े फायदा करेंगे, जैसे अपने मुंह को फुला के करते हैं, एक उज्जयी श्वास हो गया, कंठ का हल्का हल्का, ये कंठ पे हाथ नहीं लगाना, बस ये दो ही मरम करने बेसिकली। ये हाथ, और हाथ का अपन शीतल मरम भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा। हार्मोनल डिसऑर्डर में अच्छा काम करता है ये। हाँ बिल्कुल। और एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी अच्छा काम करता है। मतलब यस 5 यस। बार मुंह को जैसे अपने फुलाते हैं पॉजिटिव वे में, और जैसे जीभ बाहर निकालते हैं नेगेटिव वे में 5 बार करना है। इस वजह से मैम एक्चुअली में अच्छे। रिलेटिव हैं, तो जब भी मेरा इनके यहाँ जाना होता है, कभी भी मंथ में एक एक आध बार, तो फिर हम इनको मार 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 ये सब थोड़ा मतलब अच्छा। मर्म स्टिमुलेशन पूरा दे देते हैं, मतलब पूरी फैमिली को। तो ओके 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 ओके। मैम ये धन्वंतरम कषायम जो होता है, धन्वंतरम का कॉम्बिनेशन है घृत के फॉर्म में हो, तो मैम धन्वंतरम का मेन इफेक्ट जो होता है वो होता है अधोनाभि, नाभि के नीचे पूरा। तो अगर बच्चे जैसे हैं या कोई भी फीमेल है, पित्त की संप्राप्ति मिल रही है, तो क्या उसमें धन्वंतरम कषायम दिया जा सकता है मेंस्ट्रुअल पेन में?
उसमें शीर वाला 101 और ऐड कर देंगे, 1-2 कैप्सूल। अच्छा, धन्वंतर तेल कषाय पीने के लिए बोले आप बच्चों में? हाँ हाँ, दे क्योंकि सकते, कम धन्वंतर, मात्रा में दीजिएगा, कम मात्रा में दीजिएगा, आधा चम्मच पानी में मिलाकर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, मेरे को ये मात्रा लगता कम है, करेंगे ना बच्चों में। अच्छा हम्म, मेरे को लगता है कि धन्वंतरम कषायम वैसे पित्त नहीं बढ़ाता है, 20 ml तक दे देते हैं, पित्त नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि इससे पित्त बढ़ेगा तो मैं शीर वाला 101 ऐड कर देता हूँ, 2 कैप्सूल एक डोज में। नहीं बढ़ेगा, वैसे कम मात्रा में दिया ना और उसको डाइल्यूट करके दिया तो नहीं बढ़ेगा, आप उसको पानी के साथ दीजिएगा। लेकिन कषाय हम लोग पानी के साथ ही यूज करते हैं ना हमेशा से। हाँ, इसका मैम पेन रिलीविंग इफेक्ट हमें अच्छा मिलता है धन्वंतरम कषायम। यस यस, और धन्वंतर फिर मैं, कषायम, धन्वंतर तेल का भी अच्छा परिणाम रहता है ना। और बाकी शीर वाला की मात्रा बस्ती तो बेस्ट ही है। जिस समय मेंसेस हो रहे हो और पेन भी हो, उस समय क्या व्यक्ति मात्रा बस्ती ले सकता है मैम? दे सकता है, अच्छा अच्छा, दे सकता है, यस। सो आई थिंक आज का हमारा डिस्कशन काफी अच्छा रहा। सो चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। कल हमारा मैडम के पेशेंट से, दोपहर में कल हमारा सेशंस करेंगे हम लोग, उनके पेशेंट से मैडम के लाइव आने वाले हैं कन्वल जी के। तो फिर आज के लिए रुक जाते हैं। ओके, नमस्कार सभी को और आभार सभी का। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।